मुस्लिम सियासत और क़यादत पर क्या कहना है ओवैसी का, देखिए। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत के तेज तर्रार नेता जो अपने मुतनाज़े बयानात की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। उनको मैं फॉर्मली स्टेज पर बुलाऊं उससे पहले नजर डालते हैं उनके अब तक के सियासी सफर पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। ओवैसी को सियासत विरासत में मिली है। मुल्क के हर बड़े मुद्दे पर, खुसूसन मुसलमानों से जुड़े मसाइल पर ओवैसी हमेशा अपनी बेबाक राय रखते हैं। अपने मुतनाज़े बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी चाहते हैं कि मुल्क के मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा हो। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने 1994 में सियासत में कदम रखा। चार मीनार असेंबली हलके से इलेक्शन लड़ा और जीत दर्ज की। फिर उसके बाद 2004 में ओवैसी ने हैदराबाद से लोकसभा इंतखाब लड़ा और तभी से लोकसभा में जीत का सिलसिला जारी है। संगम में आज असदुद्दीन ओवैसी से बात करेंगे मुस्लिम सियासत और क़यादत पर। और मैं जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल करूंगी असदुद्दीन ओवैसी साहब का और उन्हें फॉर्मली स्टेज पर बुलाऊंगी। और उनके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी पुरुषोत्तम जी को भी, फूलों का गुलदस्ता देकर फॉर्मली ओवैसी साहब का इस्तकबाल करें। और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे इनपुट एडिटर खुर्शीद रब्बानी जी को कि वो आए और फॉर्मली इस सेशन का आगाज करें। वेलकम सर, थैंक्स फॉर कमिंग प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब वक्त निकालने के लिए। अभी जब हम देख रहे थे AV चल रहा था तो, और जब बुशरा भी आपके बारे में जिक्र कर रही थी, वो कह रही थी कि मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी की बात होती है, बड़े लीडर हैं वो, पार्लियामेंट में बोलते हैं तो मतलब सब लोग सुनते हैं, कोई भी हो, और मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन फिर जब अचानक ओवैसी के साथ ये लफ्ज़ जुड़ जाता है कि मुतनाज़ा बयान देते हैं, जब अकेले में आप बैठते होंगे, सोचते होंगे एक लीडर के तौर पर, तब आपको कैसा, मतलब क्या गुजरती है अपने ऊपर कि इतने बड़े लीडर हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं, एक कौम की रहनुमाई करते हैं, फिर भी आपके नाम के साथ मुतनाज़ा बयान जुड़ जाता है? नहीं, ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, शुक्रिया बहुत बहुत। रहा सवाल के लीडर का, ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। मैं हमेशा इस बात को कहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि मुझे लीडर बनने का शौक़ ना है ना कभी रहेगा, और जिनको लीडर बनना है अल्लाह उनको मुबारक करे, उनको बना दे। मैं अपनी एक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मौजूदा सियासी माहौल में अगर सच्चाई को बयान करना, BJP और RSS के नापाक अज़ाइम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उसको बेनकाब करना, और नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के नाम निहाद सेकुलरिज़म पर तनक़ीद करना, अगर ये मुतनाज़ा बन जाता है तो फिर यही सदाक़त और सच्चाई है, और इस पर मुझे बोलने की ज़रूरत है और बोलता रहूँगा। अब मुतनाज़ा चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुझे मेरी नींद ख़राब करे या मेरी इबादत ख़राब करे। बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होते आप इस बात से? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते? नहीं, ज़िंदगी का नाम जिद्दोजहद है हमारी। अगर हम हमारे रसूल की सीरत का मुताला करेंगे, बुज़ुर्गों का, तो ये सब खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे इससे कोई तकलीफ़ या मेरी नींद ख़राब होती है। बिल्कुल साहब, जो आपके बयानात आते हैं उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। 2014 में जो है आपको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिलता है, लेकिन बयानात जो हैं वो ऐसे आते हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है जिनको वो डिस्टर्ब करते हैं वो बयानात आपके, और वो चुभते हैं। तो और फिर जो क़यादत की बात है, आपने कहा कि आपको लीडर नहीं बनना, लेकिन ओवैसी का जब भी नाम आता है तो बड़े लीडर के तौर पर वो ज़रूर देखे जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर तबके की रहनुमाई करते हुए दिखते हैं। तो अपने आप को क्यों महदूद कर लिया? मतलब बैरिस्टर हैं आप, इतने पढ़े लिखे हैं, और मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बड़े लीडर हैं, लोग भी इस बात को मानते हैं, लेकिन महदूद हो गए हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सियासत करने तक। नहीं, अगर
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत जिसकी आबादी 17 करोड़ है, और अगर आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो आज हमारा पोजीशन दलितों से ख़राब भी हो चुका है। और अगर इन हिंदुस्तानियों के एक बड़े तबके के लिए इंसाफ के लिए लड़ना, मैं समझता हूँ के लिए मेरी बड़ी एजाज़ की बात है, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है, हमारे सेकुलरिज्म की मजबूती इससे होगी। और अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत को, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, माशियात हो, सियासत हो, अगर इसमें इनको आप मार्जिनलाइज या एलिनेट कर देंगे तो ये हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है। और मैं तो एक लकीर का फ़कीर हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है ना मेरी ज़िंदगी में, ना मैं कभी चाहूँगा कि मुझे कोई अलख़ाबात मिले या कोई मिनिस्ट्री का ओहदा मिले। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। मैं तो आपकी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी फ़कीरी में शाही है, और मैं ये काम जो कर रहा हूँ यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और यही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम तबके की आपने पसमानदगी की बात की, और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी उसके ज़रिए भी ये बात सामने आ गई थी कि वाकई मुस्लिम तबका वो हर एक मैदान में बहुत पीछे है। वो तमाम आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ बयानबाजी से ओवैसी साहब, क्या मतलब जो है बयानबाजी से उन मसाइल को हल किया जा सकता है, उस पसमानदगी को दूर किया जा सकता है? क्या सिर्फ बयानबाजी से तरक्की किसी तबके की जा सकती है? मैं जब यहाँ पर आने का आप लोगों से बात हुई तो मैंने इस बात पर अपनी रजामंदी का इजहार किया, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो मौजू था वो था कि अक़लियतों के स्कीमात के बारे में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की, तो उसी के लिहाज से मैं तैयारी करके आया। मगर अब आप अपने ओरिजिनल TRP एजेंडे पे आ चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप, बातें तो सब होंगी ना साहब। नहीं, आपने मुझे दावत दी, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मगर जहाँ तक आप कहते हैं कि बयानात से क्या होगा, तो एक चीज़ यह है कि हम जो हैदराबाद में काम कर रहे हैं उससे आप नावाकिफ़ हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी तशरीफ़ लाइए और देखिए कि हम वहाँ पर क्या। सर जानते हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी आप चला रहे हैं, मुझे मुकम्मल हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप भी आप देते हैं, सारी चीजें वो रिपोर्ट हमने दिखाई है। पर एक पर्टिकुलर तबका है, एक पर्टिकुलर एरिया है। मुझे मुकम्मल करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि मैं बहैसियत MP हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की। उसमें कई सिफारिशात हमारी कमेटी ने दिए, मैं भी उसका रुकन हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने पार्लियामेंट में इस बात को रखा है और कमेटी ने भी उसकी तायीद की है, लिखा है कि जो माइनॉरिटीज़ को जो स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी मिलती है? बीजेपी तो बड़े बुलंद दावे करती है कि हमने 950 करोड़ रुपए दिए। खुद माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से जब मैंने सवाल किया कि सालाना आपके पास कितने मुसलमान स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते, आपको जानकर हैरत होगी कि 1 करोड़ 6 लाख मुसलमान स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते, सिर्फ मुसलमान, माइनॉरिटीज मिलाए तो। और टोटल माइनॉरिटी की बात करें तो इस बार उन्होंने 2 करोड़ 66 लाख जो है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है अकॉर्डिंग टू। नहीं। तब देखिए मिनिस्टर अभी थोड़ी देर पहले बता करके गए हैं तमाम आंकड़े। अब आप फिर वही कह रहा हूं ना कि यही प्रॉब्लम है कि आप लोग को होमवर्क नहीं करते। तो सर यकीन तो करना पड़ेगा ना, आपकी बात पे भी करना पड़ेगा, उनकी बात पे भी। नहीं, आपको मैं बता रहा हूं ना जी, आपको स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 11 कह रहा हूं, आप पेज नंबर 11 जाके पढ़ लीजिए जी। पेज नंबर 11 में लिखा हुआ है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, पोस्ट मैट्रिक के लिए 14,88,000 लोगों ने अप्लाई किया, माइनॉरिटीज ने सिर्फ 5 लाख को दिया गया। मेरिट कम मीन्स में 1,75,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 60,000 को दिया, यानी 85 लाख लोग स्कॉलरशिप से महरूम हो गए। और हमारा डिमांड यह है कि उसको डिमांड ड्रिवन करिए। सरकार ये कहती है कि हमने 950 करोड़ रुपए दी, हम इनसे कह रहे हैं कि अगर आप 2,400 करोड़ रुपए देंगे तो हर माइनॉरिटीज को, हर मुसलमान बच्चे और बच्ची को जो पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक मेरिट कम मीन्स में अप्लाई करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। हमने इस बात का मुतालबा किया जो सरकार कबूल नहीं कर रही है। भाई आप क्या दे रहे हैं? सालाना 1,000 रुपये देते हैं प्री मैट्रिक को, यानी 100 रुपये महाना, पोस्ट मैट्रिक के लिए 3,000 रुपये। ये तमाम बातें वहां पर हैं। MSDP का प्रोग्राम है, हमने बेनिकाब कर दिया सरकार को, वहां पर बता दिया कि 12th 5-year प्लान में 2,400 करोड़ के यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं गए। तो ये तमाम चीजें हैं। IIPI की रिपोर्ट है। MSDP का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है, जो जिले हैं पहले 90 के आसपास आते थे, अब उसको बढ़ा दिया है।
यही तो बड़ी साजिश है हुकूमत की कि दायरा बढ़ा दिए। आपने पैसे क्या दिए और कहां उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है? आप देखिए कि एमएसडीपी का दायरा बढ़ाने की बात करते हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुसलमानों का गुर्बत का जो वजह है, हमारे पास घर नहीं है। वो दलित का भी है, ट्राइबल का भी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएवाई स्कीम के तहत जो घर मिलते थे एमएसडीपी में, उसको निकाल दिया। खुद इनकी मिनिस्ट्री की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 70 एजुकेशन इंस्टीट्यूट तामीर हुए जिसमें से सिर्फ 10 फंक्शनल हैं। इन्हीं की रिपोर्ट कह रही है कि माइनॉरिटीज के नाम पर नॉन माइनॉरिटीज को इसमें एमएसडीपी में फायदा पहुंच गया। और अगर एमएसडीपी इतना कामयाब रहा तो नीति आयोग के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आए, रिपोर्ट आई 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें से 12 तो मुस्लिम मेजोरिटी के हैं और सबसे ज्यादा बैकवर्ड जो है मेवात है। तो बताइए फिर ये स्कीम का फायदा कहां पहुंच रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है कि मुसलमान सबसे बैकवर्ड है, फॉर्मल सेक्टर में इनका तनासुब बिल्कुल कम है। तो यही तो हम कह रहे हैं, यही तो मेरी लड़ाई है। सर लड़ाई है, रास्ते क्या हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को मैं मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता हूं। आप जो है वो नकवी से कितनी बार जाकर के मिले, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या सिर्फ मैं वही समझ नहीं, नकवी साहब के पास मिलने की क्या जरूरत है? पार्लियामेंट में मेंबर हूं, पार्लियामेंट में स्पीच देता हूं, स्टैंडिंग कमेटी में जाता हूं, स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन जाते हैं, पार्लियामेंट में सवालात करते हैं। अब भाई जिनको जाकर मंत्री से मिलकर खुश होकर व्हाट्सएप पर या फिर सेल्फी लेने की खुशी, मुबारक जाइए आप। मेरा काम ये नहीं है कि जाकर उनसे फोटो लेना। हम तो लड़ रहे हैं, ये हमारा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया और मैं डिस्चार्ज अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। रास्ता ये है कि हुकूमत को काम करने की जरूरत है और हुकूमत काम करने तैयार नहीं है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना माइनॉरिटी से ना मुसलमानों से। ये सिर्फ जो चल रहा है चला रहे हैं। भाई मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आप करिए ना। डिमांड ड्रिवन क्यों नहीं करते स्कॉलरशिप? हाँ, पर ये डिमांड जो है आपकी, ये डिमांड ड्रिवन जो स्कॉलरशिप की, आज से नहीं है, यूपीए हुकूमत के दौरान से है। उस वक्त भी नहीं सुनेगी। तो क्या सारी हुकूमतें एक जैसी हैं क्या? कोई काम नहीं करना चाहती? इसीलिए तो मैंने कहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये आजूज और माजूज की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। तो फिर मसले का हल क्या साहब? आप कहते हैं कि जहां मुस्लिम उम्मीदवार है सिर्फ उन्हीं को जिताओ। नहीं, तो कितनी सीट आप जीत पाएंगे? देखिए, कम से कम जी सलाम एक उर्दू चैनल है जी। आप तो कम से कम दूसरे गैर उर्दू चैनलों की तरह गलती मत करिए। उस तकरीर को सुन लीजिए, सुनाइए, अभी चलाइए। मैंने कहा कि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मेरे पार्टी के उम्मीदवार कोई भी हो सकते हैं। दूसरा, मैंने मुसलमानों से अपील की कि सियासत में हिस्सा लो। ना लें सियासत में हिस्सा, हम लोग ना लें, पत्थर उठाएं क्या? पहले से है सियासत में, तो कहां हिस्सा ले रहे हैं? यही तो सवाल है। अगर हम सियासत में हिस्सा ले रहे होते तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे सिर्फ 30 एमपी क्यों जीत कर आते हैं? 4% ऑफ पॉपुलेशन है। बीजेपी जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, बेचारे हमारे चले गए क्या नाम है, शाहनवाज, जो खुद इलेक्शन नहीं जीत पाए। आप बताइए कि वो कर्नाटका में एक मुसलमान नहीं, गुजरात में एक मुसलमान नहीं, यूपी में एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, और खुद आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लो। देखिए, हर हिंदुस्तान की हर कास्ट का एक उनकी आबादी के लिहाज से उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली और पार्लियामेंट में है। अगर किसी का नहीं है तो मुसलमान का नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। नहीं, ठीक है, आपने उस तकरीर में कहा था कि मुजाहिद की तरह लड़ना पड़ेगा। तो सियासत में लड़ाई के लिए आना है, मुजाहिद बनना है या फिर जमहूरी अंदाज में? देखिए, फिर आप अल्फाज खा रहे हैं सर। अरे आप अल्फाज मत खाइए ना। मैंने सियासत और जमहूरियत सर अलग नहीं हो सकता ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैंने कहा कि सेकुलरिज्म की बका के लिए, रूल ऑफ लॉ के सरबुलंदी के लिए आप सियासत में हिस्सा लीजिए। बुरी बात क्या है? तो क्या सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जो है वो आपके हिसाब से बदल रही है अब? चूंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि वो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है, आरजेडी कहती है कि वो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है, टीएमसी कहती है कि वो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है, तो क्या अब उनको हटा दिया जाए? कांग्रेस भी अपने आप को दावेदार के तौर पर पेश करती है। ये सब सेकुलर है और सिर्फ मैं ही कम्युनल हिंदुस्तान में मानता हूं, ये मेरे लिए एजाज है। वो डॉक्टर के भाई को गोली मार दी गई गोरखपुर में, हाँ, कफील के भाई को पूरे मुसलमानों ने टिकट दिया। समाजवादी के एमपी में इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाकर उसके भाई से मुलाकात करते, पूछते उससे कि क्या हुआ भाई, आपने हमको वोट डाला, आपको गोली लगी गर्दन पे, वहां पर नहीं गए आप। कासिम को मार दिया गया, कोई नहीं जाता वहां पर सेकुलर पार्टी के लोग। वो एक आदमी जिंदगी और मौत की लड़ाई दवाखाने में लड़ रहा है, उसके खानदान वाले कह रहे हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास, कोई नहीं जाता वहां पर।
तो फिर कौन सी राजनीति है ये जो डर की सियासत है ना कि कोई आपका ऑप्शन नहीं है, एक आप डराता है वोट डालिए। सर, डराने का काम सब कर रहे हैं। बीजेपी भी डराती रही है, कांग्रेस भी डराती रही है, तो क्यों डरे जो हम? है वो डरे क्यों? फिर आप भी डरा रहे हैं। क्यों? आप भी डरा रहे हैं, तो फिर ओवैसी की सियासत में फर्क क्या हो गया? मैं सर? ये कह रहा हूं कि डरो मत इन लोगों से, ये डर और खौफ के माहौल से निकलो। ये जमहूरियत है, हिंदुस्तान का आईन हुकूक हमको देता है और हम किसी के मोहताज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के पास फॉर्मूला क्या है? आप कहते हैं कि आपकी जो पार्टी है उसके उम्मीदवारों को जिताओ, और जाहिर तौर पर आप मुसलमानों को भी टिकट देंगे, दूसरे लोगों को भी टिकट देंगे, तो फॉर्मूला क्या है? क्योंकि आप जो है वो एक जो मेजॉरिटी है उसको कहीं ना कहीं साइड रख देते हैं। दलित की बात जरूर करते हैं आप, जय मीम जय भीम की बात जरूर करते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है? आपको लगता है जो 14% तकरीबन मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, क्या उनकी बिना पर आप हुकूमत बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो फिर देखिए, फॉर्मूला कहां से आएगा? मेरा शुरू से मानना यह रहा कि कभी हमारे मुल्क में वतन अजीज में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा। वतन अजीज की एक तल्ख हकीकत यह है कि इसमें हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक रहा है, और हमको सिर्फ बहलाने के लिए, खुश करने के लिए, दिल को लुभाने के लिए कहा गया कि आपका मुस्लिम वोट बैंक है। नहीं रहा वोट बैंक हमारा, ना कभी रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए और अपने वोट और अपनी पार्टी और दलितों के साथ कामयाबी हासिल करिए। इसी से हम अपने तालीमी मसाइल, समाजी मसाइल, माशी मसाइल हल कर सकते हैं। आज आप देख लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं, डर रहे हैं। जनेऊधारू का लफ्ज किसने इजाद किया? किसने इजाद किया? कांग्रेस ने इजाद कर दिया कि उनके सदर जनेऊधारू हैं। हमको नहीं मालूम था। अब जब वो जनेऊधारू हो गए तो आप और हम तो वर्ना सिस्टम में आते नहीं है, आप भी नहीं आते वर्ना सिस्टम में, ना मैं आता हूं, तो फिर क्या पोजीशन रहेगा मेरा? वहां हिंदू नेशनलिज्म की बात मोदी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म की बात करो आप, वो भी नहीं करते। तो हमारा हाल ये है कि जो अंग्रेजी कहावत है, वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कि एक शैतान और एक गहरे समंदर के दरमियान हम फंसे हुए हैं। रास्ता एक ही है कि आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 70 साल आपने बहुत मौका दे दिया तमाम पार्टियों को कि सेकुलरिज्म तो MIM को मौका दें। मौका मुझे नहीं दीजिए, अपने आप को दीजिए। मैं कह रहा हूं कि तो अपने सब लोग आप, सियासत में तो है ना साहब, BSP में भी है, समाजवादी में है, RJD में है, TMC में है, जितने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब में है। आखिर किस तरीके से उनको सियासत में लाना चाह रहे हैं? आप हैं उसमें, MIM से जुड़े, आप हैं उसमें, कितने असरअंदाज हो रहे हैं आप वहां पर। समाजवादी के आज मुस्लिम MLA जीत कर आए, थोड़े जीत कर आए, उनको तौफीक नहीं हुई कासिम के पास जाने की, वो कफील के भाई के पास जाने की। यही तो तकलीफ होती है ना भाई। आप जीत तो रहे हैं मगर आपकी पार्टी इजाजत नहीं देती आपको, इजाजत ही नहीं देती उनको, भाई आप नहीं जाइए वरना वो अक्सर तबका नाराज हो जाएगा। इफ्तार की दावत, आप हम होता जाएंगे इफ्तार की दावत कि मत करिए भाई, ये काम करिए, वो भी नहीं करते आप। तो ये चीजें हैं कि इसीलिए आप जब देखिए, हर कम्युनिटी का हिंदुस्तान में, यादवों के लीडर अखिलेश बन गए, लालू बन गए बिहार के, अकाली दल सिखों की हो गई, बीजेपी आला जात की है, मोदी आने के बाद वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। हर जगह मराठाओं की एक लीडरशिप है, उड़ीसा में एक लीडरशिप है। मगर जब हम अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फौरन नहीं उनको जिना याद आता। अरे हमने तो जिना के पैगाम को ठुकराया। हमारी मौजूदगी यहां पर, मेरा बैठना खुद टू नेशन थियरी के मानने वालों पे तमाचा है, मगर हमको फिर वही लेकर जाते। तो ये शक निकालना पड़ेगा। MIM को लेकर के आप लगातार जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, लेकिन बिहार के बाद आपने एक तरीके से देखा जाए अपने कैंडिडेट्स उतारने या फिर जो है अपने कैंडिडेट्स को मतलब इंतखाबात में उतारना बंद कर दिया। वजह क्या है? मतलब डर गए कि भाई जो बिहार के रिजल्ट्स आए थे उसमें कहीं ना कहीं आपको मायूसी हाथ लगी थी, ऐसा नहीं? उत्तर प्रदेश में जो है आप देखिए, इलेक्शन बिहार के बाद हमने यूपी लड़ा जी, कर्नाटका में हम JDS की तायद करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाहर से सपोर्ट किया आपने। सुनिए, हमारी सियासी हिकमत अमली कामयाब हो गई। मुझे यहाँ पर काशीराम, कांग्रेस को हराना था। हाँ, कांग्रेस को हराना था। बिल्कुल, कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराना है। क्योंकि जब आपने सपोर्ट उनको नहीं किया था, JDS को 40 सीट्स आई थी, आपने सपोर्ट किया, 36 सीट्स आई। देखिए, कांग्रेस को हराना क्या कोई गुनाह कबीरा है? ये गुनाह सगीरा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। बताइए, कुछ नहीं है ना? हराना है, हराएंगे जरूर। क्यों? हम क्या ठेका लेकर है कि जिताने का? 70 साल से हम क्या कूली हैं उनके कि उनके कंधों पर बिठा? जिताएंगे किसको? जिताएंगे किसको? अरे अपने आप को जिताएंगे। बहुत सबको जिता दिए, क्या फायदा हुआ हमारा? तो इलेक्शन, मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आपका फॉर्मूला क्या है सर? आपके पास फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम तबका बिखरा हुआ है जगह जगह, बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं उसमें बिखरा हुआ है। वो बिखराव को कैसे है ना सर? इन बिखरे हुए मोती को जमा करने से तस्बीह बनती है। बनाएंगे तस्बीह इंशाअल्लाह, फिक्र मत करिए आप। मुझे लगता है कि पब्लिक के दरमियान भी चलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं।
सर ठीक। क्यों आपकी पार्टी ध्यान नहीं देती? बिहार में मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं, फिर आप मैं सुन लिया कान अच्छे हैं, सुन लिया। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब को हमने जिम्मेदारी दी और दिल्ली में भी सीमांचल के इलाके पर हम तवज्जो ले रहे हैं। यहाँ पर भी सीमांचल के कई जिम्मेदारों से हमारी मीटिंग हुई है। सीमांचल के लोग हर जगह हिंदुस्तान में हैं, तंजीमी तौर पर काम हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, तंजीमी तौर पर तवज्जो ली जा रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में उस पर उसका अच्छा असर नतीजा निकलेगा। सर मेरा नाम शहजाद बरनी है। सर आपकी मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, आप जवाब बहुत कम अल्फाज में दे देते हैं, इंशाल्लाह आपसे उम्मीद भी यही है। पहली चीज़ कि आप हिंदुस्तान में इत्तेहाद की बात करते हैं लेकिन पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो उसमें हिंदू कैसे जुड़ेंगे? दूसरा सवाल यह है कि जब भी मुसलमानों की क़यादत की बात आती है और आपकी ख़ास तौर से बात आती है तो चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे कॉन्क्लेव हो, चाहे पब्लिक स्पीचेस हो, आप दो भाइयों के अलावा तीसरा कोई मुस्लिम लीडर आपके साथ नज़र नहीं आता है, तो फिर बाकी क़यादत कहाँ से निकलेगी मुसलमानों की? सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान की सियासत में वही सियासी पार्टी हिस्सा ले सकती है जो हिंदुस्तान के आइन पर यकीन रखती है, उन्हीं को सियासत में हिस्सा लेने का इख्तियार है। हम हिस्सा ले रहे हैं और आपकी इत्तला के लिए हमारी पार्टी से मुख्तलिफ मुकामात पर महाराष्ट्र और कर्नाटका में नॉन मुस्लिम अरकान बल्दिया भी कामयाब होकर आए हैं। मिसाल के तौर पर औरंगाबाद महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर, जहां पर हम मेन अपोजिशन है, 28 में हमारे 8 नॉन मुस्लिम है जिसमें 6 दलित हैं। अब रहा सवाल के टीवी पर डिबेट पर, ये इनको बोल दीजिए मुझे ना बुलाएं, यहां पर आपको बुला लें, चले आ जाइए आप। मैं देखिए मुझे कोई शौक नहीं है रोज दूल्हा बनने का। ये 9 बजते ही शुरू आता है, हमारी शादी की तैयारी होती है, कुछ बोलो ना बोलो शुरू आते तो इम्तियाज जलील आते हैं, वारिस पठान आते हैं, उत्तर प्रदेश से आसिम वखार साहब आते हैं और लोकल लेवल पर भी हमारे कई लोग आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ही आ रहे हैं, तो ये हो रही है, कोशिश हो रही है और लोगों को पेश करेंगे। आपकी बात सही है, इंशाअल्लाह ताला हम उनको अपने पार्टी में तैयारी कर रहे हैं, आप देखेंगे वो नए चेहरे आएंगे। और कोई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओवैसी साहब का बहुत तारीफ देखते रहते हैं, बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जोड़ने की बात करते हैं और आप हमेशा नफरत और खौफ पैदा करने वाली भाषण देते हैं। क्या आप जोड़ने वाली बात नहीं कर सकते? क्या आप ऐसी कोई रास्ता नहीं निकाल सकते जिससे कि देश में और मोहब्बत बढ़े? और अगर मौका लगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बुला के बीजेपी से टिकट दे तो आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए आप जो है ना अडवाणी का क्या हाल कर दिए, मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल कर दिए, यशवंत, अरे अब मुझे बोलने देखिए आप बोलते वक्त तो मैं सुन रहा था सबर से। यही परेशानी संघ के पूरा मौका दिया गया था। यही तो आज भी वो हमारे सबसे सम्मानित नेता हैं सर। यही आप रास्ते से विषय को भटका रहे हैं। अब आप देखिए, अब यही तो परेशानी संघ के लोगों से है, उनको कोई जब बोलने वाला मिल जाता है परेशान हो जाते हैं। सर सुनिए, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा तो आपको बाय बाय करके चले गए, कीर्ति आजाद भी अब जा रहे हैं, सुना, बहुत से लोग आपको छोड़ रहे हैं। नहीं अरे सुनिए ना सुन तो लीजिए सर, जरा सब्र करिए, इतनी बेचैनी क्यों है, पानी पीजिए। आप सवाल आज सुनिए, आपको 19 में पानी पिलाएंगे हिंदुस्तान की आवाम। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री का, खबरस्तान शमशान किसने कहा सर? खबरस्तान शमशान मैंने कहा, किसने? सुनिए, सुन तो लीजिए, देखिए फिर आप वही बात। सुन लीजिए एक बार, या तो आ जाइए, आप एंकर बन जाइए। ये खबरस्तान, हाँ मालूम चैनल आपका ही है, खबरस्तान शमशान किसका है? किसने कहा? किसने कहा खबरस्तान शमशान? आप ही ने कहा। किसने कहा कि हम ये रिलीफ कैंपों को चलाएं इसलिए कि इनके 2 के 25 हो जाएं? सर देखिए, नरेंद्र मोदी से जहां पर देश की बात आएगी यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम साथ ठहरेंगे, मगर ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, नरेंद्र मोदी हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो या फिर सावरकर के मानने वाले हो,
हम जब तक जिंदा रहेंगे मुखालिफत करेंगे और अपनी नस्ल को भी ये बोल के जाएंगे कि बेटा जब जिंदा रहना है तो इनकी मुखालिफत करते रहना। सर आपने जहां से बात खत्म की मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ कि हम अपनी नस्ल को भी यही सिखाकर जाएंगे। तो सर अभी आपने कहा कि हाशिम के पे ये लोग नहीं गए, तो सर यही लोग क्यों जाएं? दीन और ईमान तो दोनों ही सर, दोनों ही। आप ये कहिए कि एकता का हम बात सिखा के जाएंगे, नस्ल को तो समझ में आता है, आप मतलब नफरत के ही बीच क्यों बो रहे हैं? और दूसरी चीज, अभी आपने कहा हाशिम के पे ये लोग गए, तो यही लोग क्यों जाएं? जब हाशिम की मौत हो, फिजा की मौत हो, तो मुस्लिम तबका जब उसे अपना कहता है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है वहां पर भी खड़े होने के लिए। तो सिर्फ मुस्लिम को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दीन ईमान के लिए आप लोग क्यों नहीं पहुंचते हैं? मैडम आपने अच्छा सवाल किया। कल ही आपको भी माइक मिलेगा सर, मैं ठहरूंगा यहाँ पर, जल्दी मत, आप बेचैन मत होइए। मुझे मालूम, आप मुझे देखते ही आप लोगों को तकलीफ होती है, आप मचल जाते हैं। हाँ, अंदर से आपकी जवानी निकलती है, यही निकलती हमको देखकर। सर ठहर जाइए, जरा ठहर जाइए। मुझे मालूम मेरे पास गोली है आपको जवान करने की, ठहर जाइए। सुनिए, आप ये बात, मैडम माफ करना मैडम, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। कल कासिम के पास हमारी ही पार्टी के लोग गए थे, उस दवाखाने में जाकर हमारे ही पार्टी के लोगों ने पैसे जमा करवाए। और आप, मैं नफरत की बात कर रहे हैं, मैं नफरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। अगर सच्चाई को बयान करना नफरत है तो इनको रोकिए ना, इनको एक बार जवाब देने दीजिए, इनको रोकिए ना। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप का मैच शुरू, यहीं से कमेंट्री दे रहे हैं आप। चलिए सर। हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले आपका बयान आया था कि आप जो है वो, हेलो सर, एक सवाल अभी। खुर्शीद भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आपको ओवररूल कर दिए। कोई बात इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बीच एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। अभी आपने इशारा किया था कि ये चैनल किसी और का है या पता नहीं किसका है। ये अवाम का चैनल है सर, ये हमारा नहीं है, ये अवाम का चैनल है सर, ये पब्लिक का चैनल है, पब्लिक का। जी हाँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ, सीमांचल से। सर मेरा 2 सवाल आपसे है। पहला सवाल ये है कि अभी बिहार में जो पूरी एनर्जी है वो सिर्फ किशनगंज तक क्यों सीमित है? आपका जितना भी प्रोग्राम बिहार में हो रहा है सिर्फ वो किशनगंज में हो रहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी आपने अपनी बात में कही कि हमने हिकमत से काम लिया और कर्नाटक में मैंने जेडीएस को सपोर्ट किया और उनका चीफ मिनिस्टर बन गया। तो 2019 में आपका हिकमत क्या होगा? क्या मोदी पीएम बनेगा या आप अपने हिकमत से उनको गद्दी से हटाएंगे? नहीं, हिकमत भी होना और आपकी दुआ भी होना। तो रहा सवाल सीमांचल का, तो ये हम अपनी पार्टी की ताकत को समझते हैं और ये शुरुआत स्टेज है और इसीलिए हम लोग सीमांचल के हद तक महदूद हैं, बल्कि अब आगे भी तंजीमी काम हो रहा है सीमांचल से आगे भी। मगर ये बात सही है कि ज़्यादा फोकस सीमांचल पर है और हमको लगता है कि हम यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो इसको एक प्लेटफॉर्म बुनियाद बनाकर बिहार के मुख्तलिफ इलाक़ात में, हिस्सों में वहाँ पर लेकर जाएंगे। रहा सवाल के 2019 का, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो 19 में नरेंद्र मोदी को हरा सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रीजनल पार्टीज में वो ताकत है, वो हिकमत है, वो सियासी दूरंदेशी है जो बीजेपी को हरा सकते। और यकीनन इंशाअल्लाह ताला जब पार्लियामेंट के इंतखाबात, अफवाहें गश्त करें कि शायद नवंबर दिसंबर में हो जाएं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनको शिकस्त के बाद फिर पार्लियामेंट फेस करें। अगर होते हैं तो रीजनल पार्टीज बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में करीब 200 पार्लियामेंट सीट ऐसी हैं जहां पर रीजनल पार्टीज असरअंदाज होंगी और वही आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा कौन वजीर आजम बनेगा वो फैसला करेगा। हाँ बिल्कुल सर, चूंकि ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम था, अलग अलग पार्टीज जो हैं, अलग अलग पार्टी के बड़े लीडर्स रीजनल पार्टीज के, वो दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। खुद तेलंगाना की बात करें, चीफ मिनिस्टर जो है वो ममता बनर्जी से मिले और भी कई लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई है। अभी जब कर्नाटक के इंतखाबात के बाद जब रिजल्ट्स आए, जब नई सरकार बनी कुमारस्वामी की, तो वहाँ पर भी जो स्टेज सजा था उस पर हमने देखा था, पर वहाँ पर कांग्रेस भी चूंकि बड़ी पार्टी है वो उसको हिमायत कर रही है, उनकी मौजूदगी भी वहाँ पर थी। तो इन सब के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी MIM अपने आप को कहाँ देख रही है और क्या मिल पाएंगे अगर कांग्रेस भी होगी इत्तेहाद का हिस्सा? तो अब देखिए, पहले शादी तो होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे औलाद का नाम क्या रखेंगे। अभी शादी नहीं हुई तो कैसा बोलेंगे, देखेंगे। अभी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रीजनल पार्टीज के हद तक मुझे पूरा यकीन है। अब ये कांग्रेस की जो अजीब गरीब इनकी पॉलिसी है
कि ये मुझ पर तनकीद करते हैं कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं। अच्छा चलिए भाई, मैं मान लिया मैं गलत आदमी हूं आपकी नजर में, मगर जो शख्स आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर अपनी तकरीर में मुसलमानों को इन्वेडर्स कह दिया, जिसने हेगडेवर की तारीफ में कलमात लिख दिए, जिस हेगडेवर ने लोगों को रोका कि आजादी की जंग में हिस्सा मत लो, जिसने मुसलमानों को सांप कहा, वो शख्स को कांग्रेस के सदर राहुल गांधी इफ्तार की दावत करते हैं। इफ्तार में रोजा तो मुसलमान रहता है, मुसलमानों को बुलाकर उस शख्स को अपने बाजू बिठाते हैं। अब ये बताइए क्या सेकुलरिज्म है ये? यही तो परेशानी है। और मुसलमानों को इससे उठकर सोचना पड़ेगा। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हर मर्ज की दवा कांग्रेस से नहीं है, हर मर्ज की इजाद कांग्रेस से, याद रखिए। इन्हीं की वजह से पूरा मर्ज फैला। दवा क्या है? दवा हमारे पास है। आप पहले अपनी जहनों की, अपनी सोच को आजाद करिए और देखिए कि इनसे आगे भी जहां और है रास्ते हैं। इस कांग्रेस की मुनाफिकत को, इनकी मौका परस्ती को समझने की जरूरत है। अगर आज सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा हो या कुंडू कमेटी हो, नेशनल सैंपल सर्वे हो, ये तमाम अगर हमारी पसमानदगी को दिखा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? आप और हम तो नहीं है। जो हिंदुस्तान के इख्तिदार पर 35-40 साल हुकूमत किए, उन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से हम कमजोर पड़ चुके हैं। जय मीम जय भीम की बात आप करते हैं सर, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें खासतौर से, चूंकि आपकी पार्टी वहां पर बहुत एक्टिव है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या मायावती के साथ जो है मिलकर के कुछ ऐसा मतलब माना जाए, क्योंकि आप जो है वो गैर कांग्रेस इत्तेहाद की बात करते हैं लगातार, तो क्या मायावती के साथ मिलकर के कुछ ऐसा माना जाए कि 2019 में आप लोग जो है वो आएंगे? नहीं, देखिए, मैं फिर इस बात को, रीजनल पार्टीज के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। मैं बीएसपी के कायद मोहतरमा मायावती की बड़ी बहन की बड़ी इज्जत करता हूँ, और मेरा मानना यह है कि अगर हिंदुस्तान की सियासत में अगर किसी लीडर ने बगैर ख़ानदान के सपोर्ट के, बगैर दौलत के, अगर सियासत के मैदान में उरूज हासिल किया तो मायावती ने हासिल किया, और दलितों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। दिल्ली में केजरीवाल भी वैसे ही हैं। अब देखेंगे, नए हैं लेकिन है तो। हाँ, देखेंगे क्या होता है। हाँ, कुछ और इशारा हो रहा है सवालों का। हाँ, पूछा था सवाल। एक तो मैं आपको बधाई दूंगा इस बात की कि जिस दौर में सेकुलर आइन की शपथ लेके जो आदमी ओहदा संभालता है वो कहता है कि सेकुलरिज्म धोखा है, उस समय असदुद्दीन ओवैसी जिन पर कम्युनल होने का आरोप है वो सेकुलर आइन की हिमायत कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बधाई दूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप सेकुलर आइन की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर कम्युनिज्म का आरोप क्यों लगता है? और ये आरोप क्यों लगता है कि आप जो बात करते हैं उससे फायदा आखिरकार जाकर के उन्हीं कम्युनल लोगों को पहुंचता है? यानी आपके बयानों का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है? नहीं सर, देखिए, आप फिर कांग्रेस के जाल में फंस गए। अब उनको क्या लगता है कि जब जीतते हैं तो उनके लीडर की वजह से कामयाबी मिली, हार गए तो मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं कर्नाटका नहीं लड़ा, हार गए वो, 28 सीट हार गए। मैं दिल्ली नहीं लड़ा, हार गए। तो अब भाई आप, इतना गुरूर इस पार्टी में है कि अपने गिरबान में झांक कर अपना मुहासबा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कम्युनल है, ये फिरका परस्त है, या फुला है। मैं कांग्रेस के साथ 8 साल रहा हूं, इनके बुरे वक्त में साथ दिया हूं। ये प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट बने हैं, मैं जेल में जाकर जगन मोहन रेड्डी को राजी कराया। मैं उस वक्त आंध्र प्रदेश स्टेट था, खुद कांग्रेस के कई एमएलएज इनके खिलाफ वोट देने वाले थे। मैं जगन को जाके राजी किया, रिक्वेस्ट किया जेल में, वो हमारी बात पे मुतमईन हुए। तो ये इल्जाम चलते रहेंगे। ये पहला स्टेज है। कहां से आ गए साहब? आप 8 साल लगातार कांग्रेस के साथ रहे, बाहर रह करके सपोर्ट किया, और ये तलखी आ गई फिर अचानक। कौन कौन से वो इश्यूज हैं जिनको लेकर के आपके और कांग्रेस के दरमियान नहीं बन रही है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हरगिज नहीं चाहती कि मुसलमानों की एक इंडिपेंडेंट कोई पॉलिटिकल वॉइस आगे आए। इसकी मिसाल दे रहा हूं आपको। गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से इलेक्शन हार गए, मैं तो नहीं लड़ा। जो उनका इलेक्शन एजेंट था, चीफ इलेक्शन एजेंट, वो जो 8 साल बच्ची का रेप हुआ, जिनको पकड़ा गया, उन पकड़ने वालों की ताईद में गुलाम नबी आजाद साहब के चीफ इलेक्शन जुलूस निकाले। ये सेकुलरिज्म है? आप बताइए कौन सा सेकुलरिज्म है इनका? ये तो ये बहुत सी चीजें हैं, इश्यूज हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तलखी बढ़ गई है। हाँ, जिनकी वजह से तलखी बढ़ गई। देखिए, किसी से पर्सनली कोई नहीं है। हाँ, अच्छी मुलाकात होगी, सलाम इश्यूज को लेकर के है। नहीं, इश्यूज को लेकर और रहेगी वो। ठीक है। सवाल और? हेलो, मेरा उसी हिसाब से सवाल है।
ओवैसी साहब जैसे कह रहे हैं, जैसे मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, तो आप मुस्लिमों के लिए किस तरीके से क्या प्लान है आपका, जो मुस्लिमों की अर्थ जगह इनकी तरक्की के लिए आपके पास क्या है इसका फार्मूला? देखिए, जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक आप अपने सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, तभी जाकर हिंदुस्तान की सियासत की एक तल्ख हकीकत लिख कर रख लीजिए कि जिसके पास सियासी आवाज है उसका इंसाफ उसको मिलेगा। आपके पास सियासी आवाज नहीं है, आप इसी तरह पुकारते रहेंगे, तकालीफ उठाते रहेंगे। नहीं, तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इशारा कर दिया ना उन्होंने MIM में आई। भाई आप, अब मैं यहां से अपनी पार्टी का प्रचार तो नहीं कर सकता, गलत होगा। मैं आपसे सिर्फ अक्लमंद को इशारा काफी है, समझिए। हाँ हाँ सर। ओवैसी भाई, मैंने भाई शब्द कहा इसलिए क्योंकि आपको भी ध्यान में आए कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तानी आपस में भाई हैं और पूरी कायनात के लोग भी भाई हैं। कहीं ना कहीं आप गैर मुस्लिम्स के प्रति जो नफरत परोसते हैं और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तंजीमों को भी आप जो है नकार देते हैं, यानी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों को नकार देते हैं। तंजीम का नाम तो बता दीजिए। नहीं, अभी जैसे RSS का नाम लिया आपने, जैसे BJP का नाम लिया, आखिरकार इनके हिमायती है ना दुनिया में, वो सब हिंदुस्तानी हैं। आप कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध जो है नफरत फैलाते हैं और कोई भी मुसलमान, एक अदना सा मुसलमान भी नफरत फैलाने का काम बिल्कुल नहीं करता। हाँ, अपनी हिमायत वो करे जहां जहां कमजोर पड़ रहा है। मैं तो इस बात का भी, आपकी बात का आइद हूं कि आपने ये कहा कि सियासत नहीं बदल सकती, 20% बदल पाएगी, 80% तो हम लोग सामाजिक आधार पर बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपकी जो चीजें हैं वो दुनिया और हिंदुस्तानियों के बीच में दूरियां पैदा करती हैं। अभी एक शब्द आपने कह दिया था गैर मुस्लिम्स के लिए, अभी इसी में ही, शैतान। तो ऐसे शब्दों से भी बचना मुझे लगता है। देखिए जरा प्ले कर लेंगे, प्ले करा दीजिए, बता दीजिए इनको ना शैतान मैंने हिंदुओं को शैतान कहा, प्ले करा दीजिए। नहीं, अब यही तो प्रॉब्लम आप पे है कि नरेंद्र मोदी को बोलना, RSS को बोलना आपके दिल के अंदर तकलीफ पहुंचाता है। मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ आपको, मुतमईन रहिए, आप मुतमईन रहिए। हाँ सर, एक चीज और। हाँ ठीक है, हाँ बहस नहीं करनी, सवाल ले लेते हैं मुफ्ती साहब। जी सर, प्लीज सर, एक छोटा सा सवाल था सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी के ताल्लुक से। आमतौर से हम देखते हैं कि मुस्लिम जो वोट करते हैं, खासतौर से बिहार, UP वगैरह में, तो माइंड सेटअप होता है कि हमें BJP को हराना है, उसको जिताना है, उसका BJP को हरा दे, हम उसको जिता। अब के तौर पर अगर आपकी पार्टी का ही कोई कैंडिडेट है, आपके फॉलो आप कहीं पर खड़े हो जाए, बिहार में, UP में लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाएंगे, लेकिन बात आएगी तो शायद 5000 भी वोट न दे। और उसकी वजह क्या होती है कि वो ये देखते हैं कि BJP को आप हराने की पोजीशन में नहीं है। इस माइंड सेटअप से ऊपर निकालने में मौलाना, मुझे याद आ रहा है कि जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था तो आपने नीतीश कुमार की तायद की थी ना आपने, महागठबंधन। हाँ, आपने की थी ना। अब आप ये बताइए, मैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ था, नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठा हुआ है, आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए वहां पर आपने तायद की ना नीतीश कुमार की। हमने छोड़िए, हमने नीतीश की तायद नहीं दी। मेरी बात पूरी तो सर, मेरा सवाल जरा सा उसका जवाब दे दे। मैं आपसे ठीक है, बहस नहीं करनी है, बहस नहीं करने सर। चूंकि आप जो है बड़े फिक्रमंद नजर आते हैं और फिक्रमंदी आपके अंदर है भी, आपके बयानों से भी, आपके काम से भी वो लगती है, माइनॉरिटी तबके को लेकर के, दलित तबके को लेकर के। लेकिन हम बार बार वही पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा और क्या जो तल्ख जबान आप बोलते हैं, आप इस बात को ना माने, लेकिन इस महफिल में बैठे हुए ज्यादातर लोग इस बात को मानेंगे कि आप तल्ख जबान बोलते हैं। क्या तल्ख जबान के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है? आप उर्दू लुगत में तल्ख जबान और हकीकत बयानी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं तमाम ताकतवर लोगों के सामने अपना ईमान बेच दूं तो मैं नहीं कर सकता सर, मैं हरगिज़ करने तैयार नहीं। इसी बात को मुस्कुरा के कहा जा सकता है सर। अरे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सर, 70 साल से तो हम नाच रहे हैं ना, 70 साल से इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हम नाच रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। हम नहीं नाचेंगे, नहीं मुस्कुराएंगे, क्या कर लेंगे? मेरा जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक राइट है।
क्या मुस्कुराकर भीख मांगना चाहिए हमको? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट है। सर ठीक है। आप अगर जी सलाम पर है तो हुकूमत में उसमें क्या रोल है? आपकी काबिलियत की बिना पर यहां बैठे हुए हैं आप। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए साहब, चूंकि ओवैसी जब बोलते हैं तो उसका असर जो है वो तमाम लोगों पर होता है, खासतौर से मुस्लिम तबके का जो नौजवान तबका है, जो आप व्हाट्सएप की बार बार बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप देखता है, वो यूट्यूब पर देखता है, आपके बयानात को सुनता है, उसके ऊपर बड़ा असर होता है। लेकिन जब आप तल्ख अंदाज में कोई बात करते हैं उसके ऊपर असर होता है। अगर वो भी उसी अंदाज में बात करने लगेगा तो मसले का हल कैसे होगा सर? सर देखिए, अब आप कोई क्लासेस आगाज कर दीजिए, मुस्कुरा कर गुफ्तगू करना, नरम गुफ्तगू करना, मित्रों करिए। मुझे नहीं होता बोलना सर, मुझसे नहीं होता सर। अच्छा ठीक है, भाइयों बहनों बोलना मुझसे नहीं होता। आखिरी सवाल ये है ओवैसी साहब, 2019 का पहले भी यहाँ पर जिक्र हुआ है कि क्या हिकमत अमली है आपकी, सचमुच प्लानिंग क्या है बताना चाहिए, किस तरीके से तमाम लोगों को जोड़ेंगे? कोई भी सियासी, कोई भी प्लान किसी स्टूडियो में बैठ और इस वक्त आप देख रहे हैं जी सलाम का कॉन्क्लेव संगम, जिसमें AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रख रहे हैं और अपने खास अंदाज में वो सवालों के जवाब दे रहे हैं। कई अहम बातें उन्होंने इस कॉन्क्लेव में कही है। जी सलाम के ये उर्दू दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव है, जिसमें मुल्क की सियासत, मुसलमानों के हालात पर बात हो रही है और हुकूमत में सीधे तौर पर असर रखने वाले मुअज़्ज़िज़ शख्सियात इस पर मुद्दों के ऊपर देखकर वोट देगी और एक अच्छा नतीजा निकलेगा। एक चीज आपने बहुत अहम इशू यहां पर उठाया और ये जिक्र जो है हमने नकवी साहब से भी किया था, जो लिंचिंग होने लग गई है हिंदुस्तान में, मतलब लोकतंत्र में ये भीड़तंत्र आ गया है, बड़ा नुकसान इसका हो रहा है। ओवैसी साहब की नजर में कौन से वो रास्ते हो सकते हैं, ये मॉब लिंचिंग जो है इसके ऊपर काबू पाया जा सके, किस तरीके से ये बंद हो सकती है? देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक टेलीफोन उठाकर अपने नमो ऐप के ऊपर वीडियो कॉल करके हिंदुस्तान के से उनके 15 जिम्मेदारों को बोलेंगे कि बंद होना चाहिए, आधे घंटे में सब बंद, वरना ये 56 इंच का सीना तुम पर गिरेगा, वो करते ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। अगर वो सीरियस होंगे तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये जो हम कहते हैं फ्रिंज नहीं है ये लोग कर रहे हैं, ये मेन प्लेयर्स हैं बीजेपी के, और यही मेन प्लेयर्स हैं, यही बीजेपी के सिपाही हैं जो उनको वोट डालते हैं। इसीलिए ये मॉब लिंचिंग हो रही है। मैंने पार्लियामेंट में एक तजवीज पेश की थी कि आप कानून बनाइए। मैंने यहां तक भी कानून बनाने की तजवीज पेश की कि अगर कोई मुसलमान को पाकिस्तानी कहेगा, बिल्कुल मुझे कहते हैं कि नियो जिन्ना है, 70 साल के बाद भी आप हमको कहते हैं। हमारे आबो अजदाद ने ठुकराया जिना को, उसके बावजूद भी सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा के बावजूद भी हमसे कहते हैं आप कानून बनाइए। और जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो ईमानदारी से हुकूमत करें, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए उनमें। इंटेलेक्चुअल कोई भी हो सकता है, मगर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है, डिसऑनेस्टी का काम हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल ये है सर, बहुत आखिरी सवाल हो गए। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सितंबर 2016 में, और उसका वीडियो कल जारी किया है हुकूमत ने। इसके ऊपर जो सियासत हो रही है वो ऐसी कैसे देखने सियासत को? देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो मैंने कहा कि हाँ हुई है। उस वक्त काफी मीडिया वाले मायूस गए, अरे इसने ऐसा कह दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई तो उस साल 88 शायद हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, 2017 में 83 मारे गए, इस साल 17 जून तक 40 हमारे सिपाही मारे गए। हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपका सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं। आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 10,000 हिंदुस्तानी अपना घर बार छोड़कर, अपनी खेतों को छोड़कर किसी और जगह पर रह रहे हैं। औरंगजेब हमारे सिपाही को किडनैप करके बहादुरी जालिमों ने वीडियो निकाला उसका, सर खुश जालिम बोला हूं, जालिमों ने वीडियो निकाला और फिर उसको गोली मार दी। शुजात बुखारी आपके जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को उनके ऑफिस के सामने 23 गोलियां मार दी गई हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? मैं हूं। कौन है? सियासत जो हो रही है, सियासत नहीं है सर, ये सच्चाई है। ये हुकूमत जब सवालात इनसे किए जाते हैं तो ये नेशनलिज्म को इस्तेमाल करके अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करती है। सर्जिकल स्ट्राइक के हुए तो कोई हासिल तो नहीं हुआ ना, हुआ जरूर वो, मगर जो मकसद के तहत किया गया था उससे बरखिलाफ काम हो रहा है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उम्मीद बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, बहुत तल्ख सवालों का भी आपने बहुत सब्र से आपने जवाब दिया। और अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे चैनल हेड सुधीर जी और हमारे HR हेड सुशील जोशी जी से कि वो स्टेज पर आएं और एक अदना सा तोहफा ओवैसी साहब की नजर करें। बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए।